हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। और मैंने आपको हाइगन्स की द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत बीएससी सेकंड में आपकी फिजिक्स करा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब जो टॉपिक है आपका यहाँ तक मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया था। अब जो टॉपिक है आपका यहाँ से हाइगन्स की द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत, पहले आपको एम का दूसरी मैंने कंप्लीट किया था। तो हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, हाइगन्स का द्वितीय तरंगों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्लिट S1 व S2 सोर्स का वर्ग करते हैं जिनसे सेकेंडरी वेव समान वेग से सभी दिशाओं में निकलती रहती है, जो कि स्क्रीन एम्बर मैन के बीच मिलती है। तो ये जब सीधी चीज़ें हैं ये आपको तब समझ में आएंगी जैसे आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे प्ले लिस्ट में जाकर। तो ये सब मैंने आपको फिगर के बारे में टोटल समझा दिया, टोटल इंपोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं बीएससी सेकेंडरी फिजिक्स में कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। ओके, नाउ अब S1 व S2 केंद्र मान का अनेक कंटिन्यूस और डॉटेड चाप ड्रॉ करते हैं जो क्रमशः तरंगों के सरंग व गर्त को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैंने बताया डॉटेड और ये वाली लाइन्स, ठीक है, कौन सी वाली, ये डॉटेड लाइन्स है, ये वाली डॉटेड है और ये वाली डार्क लाइन्स है। तो हमेशा किसको, सरंग व गर्त को, सरंग क्या, जो आपकी जैसे आपकी कोई भी किरण चल रही है, आपको बैक में समझा, तो कोई भी आपकी किरण चल रही है ये ऐसे, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले जो भाग होता है उसको सरंग बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम क्या करते हैं, गर्त से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रमशः करते हैं। पर्दे एम्बर में एन के बीच जिन स्थानों पर एक वेव का गर्त दूसरे गर्त से या एक सरंग दूसरे सरंग से मिलता है वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो एक गर्त का गर्त, ये सरंग का सरंग, मतलब दोनों सेम पोजीशन जहाँ पे मिलती है। देखिए यहाँ पर देखिए सेम पोजीशन कैसे मिल रही है, देखिए यहाँ पर डार्क है, दूसरे का गर्त और दूसरे का सरंग। अब सरंग गर्त जैसे आप डार्क डार्क मान लीजिए। अब कोई भी आप प्लेट देख लीजिए, इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन मिल रही है, यहाँ पे डॉट क्रॉस हो रहा है, डॉटेड क्रॉस हो रहा है, तो आप ओनली होल दे रखा है हमने। और जहाँ हमारा एक डॉटेड सॉरी डार्क डार्क हो रहा है तो हमने डार्क कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ सब क्लियर है कि M1 और पर्दे के बीच जिन स्थान पर एक वेव का गर्त दूसरे गर्त से तथा एक सरंग का दूसरे सरंग से मिलता है वहाँ एम्पलीट्यूड आयाम मैक्सिमम प्राप्त होता है। ऐसे स्थानों को चित्र में सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो सर्कल जो था फिगर में उसी चीज़ का था तथा इन्हें मिलाने वाली लाइन्स को एंटीनोड लाइन्स कहते हैं। एंटीनोड लाइन्स मतलब जो लाइनें मिला रही है एक दूसरे को कट कर रही है उन्हें कौन सी, एंटीनोड लाइन्स कहते हैं। इसके विपरीत स्क्रीन M बाय N के बीच जिन स्थानों पर वेव का गर्त दूसरे वेव के सरंग से, अब समझिए अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्त दूसरे वेव के सरंग से मिल रहा है, ठीक है, एक गर्त दूसरे वेव के सरंग से मिलता है, वहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम प्राप्त होता है। तो वहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम प्राप्त होगा यहाँ पर सरंग सरंग या गर्त गर्त, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, जहाँ सरंग सरंग और गर्त गर्त मिलता है वहाँ पे मैक्सिमम, और जो सरंग या गर्त अपोजिट जैसे डायरेक्शन मिलता है वहाँ पर ओनली कितना मिलता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम प्राप्त होता है। ऐसे पॉइंट्स को डायग्राम अच्छा समझिए। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का आपको नोट्स चाहिए तो आपको 9411009110 इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है 9411, ठीक है, क्वेश्चन आपको नीचे करा है 9411009110, ठीक है, इसमें मुझे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, मैं आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को डायग्राम में ब्लैक पॉइंट द्वारा शो किया गया है। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को नोड लाइन, ये नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है, निष्पंद लाइन, ये नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं है, रेखा कहते हैं। इस प्रकार स्क्रीन व एम्बियन के बीच एकांतर क्रम में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। इन फ्रिंजेस ग्रुप को इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं, जिसे नीचे डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है। तो डायग्राम आपको फिगर ये सब टोटल मैंने आपको समझा दिया था उस दिन, ठीक है। आपको डॉटेड लाइन्स के बारे में, टोटल लाइन्स के बारे में, ये आपकी स्क्रीन M बाय N ये वाली स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका प्रकाश स्रोत है, यहाँ से आपकी किरण निकलती हैं, M1 M N स्क्रीन आपकी, ठीक है। डॉटेड लाइन्स और डार्क लाइन्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में टोटली समझा दिया। तो वीडियो आपको प्ले स्टोर क्लिक करके नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक होगी वहाँ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो दिखा गया है वो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा है। आपने बताया कि इंटरफेरेंस प्राप्त होता है, तो ये आपको एक डार्क लाइन्स बनानी पड़ेगी। इनका क्या होगा, इनका एजी सेम होगा। यहाँ से मैंने आपको थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, ये आपको सेम रखनी है। इन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की दूरी सेम रखनी है, एक प्लेट से एक प्लेट की दूसरी मतलब समान दूरी पर रखना है। ये प्लेट अगर इतनी दूरी पर, दूसरी प्लेट भी इतनी दूरी पर होगी, तीसरी प्लेट भी उतनी दूरी पर होगी, तो इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त दो क्रमागत डार्क फ्रिंजेस के फ्रिंज चौड़ाई देखो, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कहा गया कि इंटरफेरेंस पैटर्न व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त दो क्रमागत डार्क फ्रिंज। तो आपको दो क्रमागत डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही है, एक फ्रिंज, तीन चार फ्रिंज दे रखी हैं के बीच के डिस्प्लेसमेंट को, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसे वीटा या W से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का मान डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, फ्रिंज चौड़ाई हर एक कलर्स की अलग होती है, रेड की अलग, आपको हर चीज़ की अलग मिलेगी, वो आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। इंपोर्टेंट सब आपको बता देता हूँ ऑलरेडी, वरना आपको व्हाट्सएप पर जाना होगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जाके ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र, तो आपको क्या करना है, एक प्लेट बनानी है XY, ठीक है। आपको स्केल से इस फिगर को बनाना है। XY आपने प्लेट मान ली, यहाँ से आपको S को एक सोर्स मानना है, यहाँ से एक सूर्य, यहाँ से एक वर्णी प्रकाश मतलब एक दिशा में प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। और S1 S2 दो सोर्स हमने मान ली, यहाँ से प्रकाश निकला और जाके सीधा क्या P पे मिल रहा है, P पॉइंट मान लिया। और
हमने जो डॉटेड लाइन्स मानी S1 और S2 की दिशात्मक पॉइंट लाइन से दिशात्मक लाइन से वो R1 और R2 मान ली। इन दोनों के बीच की दूरी हमने R मतलब दोनों के बीच का पॉइंट R मान लिया। P से R तक की दूरी हमने X मानी है। दोनों की दूरी दोनों प्लेटों के बीच D और दोनों जो सोर्स हैं आपके उनके बीच की दूरी 2D मान ली। ये आपको एक थीटा एंगल पर एक हमने पॉइंट मान लिया A। दोनों किरण की लाइन्स आपको सही से बनानी है। कौन सा फिगर किधर जा रहा है फिगर को आपको बनाना है। अगर आपको PDF में चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एरो डायग्राम में ऐसे एक वर्णी लाइट सोर्स है मैंने आपको समझाया था जिसने समान दूरी पर पैरेलल में दो अन्य कोहेरेंट सोर्स कला संबंध सोर्स S1 S2। तो मैंने आपको बताया दो सोर्स S1 S2 हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 2D है। दोनों की बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई 2D है। S1 और S2 से D डिस्टेंस पर पैरेलल में एक स्क्रीन XY रखा है। तो स्क्रीन में दो प्लेट रखी हुई हैं XY मैंने आपको बता दी कितनी D डिस्टेंस पर रखी हुई है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। OR S1 S2 के लंबवर्तक हैं। तो OR S1 S2 के लंबवर्तक देखिए कैसे हैं। तो OR S1 S2 आपका ये इसका लंबवर्तक का मतलब इसके जो लंब के अर्ध में काटते हैं, इसकी लंबाई के अर्ध में काटते हैं, वो आपका लंबवर्तक हो गए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद स्लिट S1 से निकलने वाली लाइट सोर्स S1P, S2 से निकलने वाली रेस S2P पाथ पर ट्रेवल करती है। तो हम दोनों को पाथ को क्या मान लेंगे S1P और S2P। देखिए इस वाले पाथ को हमने S1P, इस वाले पाथ को हमने S2P मान लिया। क्लियर है। उसके बाद देन इनके बीच पाथ डिफरेंस निम्नलिखित होगा। तो हमें क्या है इसका पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर फाइंड करना है, इसको हम डेल्टा से लिखेंगे। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P, तब तो S2 निकलेगा। जब हम S2P में से S1P को हटाएंगे तभी आपका S2 निकल कर आएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ट्राइंगल आपको जाना है S1P R1 पे, S1P R1। तो S1P रहा R1 ये, तो मतलब आपको इसमें इतने में जाना है। ठीक है, ये इतना। तो आपको पता है कि S1P R1 और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज के यहाँ से आपको समकोण त्रिभुज बनना है। ये इतना आपको समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण के त्रिभुज के ये आपका समकोण त्रिभुज के एंगल है। समकोण त्रिभुज के एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो S1P, ठीक है, तो S1P का होल स्क्वायर आ जाएगा और S1 R1 का स्क्वायर प्लस P R1 का मतलब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो S1P हमने कर्ण का होल स्क्वायर कर लिया बराबर S1 R1 का होल स्क्वायर प्लस P R1 का होल स्क्वायर। चूँकि S1 R1 बराबर कैपिटल D है और एंड P R1 बराबर X माइनस D। तो देखिए S1 R1, तो S1 ये रहा आपका R1, टोटल दूरी D है और X माइनस D। तो होल में से हम कितना घटा देंगे, ये इतना, ये 2D है तो ये इतनी दूरी आपकी D हो जाएगी, ये इतनी दूरी D हो जाएगी और इसमें से इतना घटाएंगे तो आपका P R1 निकल आएगा। तो होल में से आपको इतनी दूरी घटा देंगे, R1 R दूरी घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, PR निकल के आ जाएगा, PR1 निकल के आ जाएगा। हमने वही दूरी लगा दी। S1P का होल स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस X माइनस D का होल स्क्वायर। S1P बराबर D स्क्वायर प्लस X माइनस D का होल स्क्वायर का हाफ, मतलब ये वाला होल स्क्वायर है इधर लेके आए, जब होल स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो आपका हाफ में आ जाएगा, मतलब 1/2 में आ जाता है। देन आपको S1P बराबर यहाँ से आपको D कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो D यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो D स्क्वायर है, तो हाफ में ये भी होगा, तो मतलब D स्क्वायर हमने कॉमन लिया। तो D स्क्वायर ऊपर हमारा कितना लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, आपको ओनली D कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने S1P बराबर D कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस इसके नीचे इसमें कोई D कॉमन लेने को हमारा D स्क्वायर है नहीं, इसमें कॉमन ले सकते हो, इसलिए हमारा D स्क्वायर के अपॉन में ले लिया। जिसलिए कॉमन लेने में कोई भी चीज़ नहीं होती है वो हम क्या ले जाते हैं, इसके अपॉन में ले जाते हैं। तो X में D का होल स्क्वायर अपन D स्क्वायर का हाफ। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर, आपको इतना समझ में आगे नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आगे आप बता सकते हैं मेरे को, मैं दोबारा समझा सकता हूँ। बट अकॉर्डिंग बायोनोमियल थ्योरी, बायोनोमियल थ्योरी क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर होल एन का बराबर 1 प्लस एन एक्स, मतलब जो हमारी घात होती है वो एक्स के में क्या हो ऐड हो जाती है, तो एक्स में जाके क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस एक्स का होल पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स। तो S1P बराबर D 1 प्लस एक्स में D का होल स्क्वायर अपन 2D स्क्वायर, ये आपका क्या था, इक्वेशन थी। अब जाना है आपको S2P R2, S2P R2, तो S2 फिर आपका P R2, मतलब हमने पूरा ले लिया। तो S2P का होल स्क्वायर बराबर P R2 का होल स्क्वायर प्लस S2 R2 का होल स्क्वायर। तो S2 R2 होल स्क्वायर प्लस P R2 होल स्क्वायर, S2 R2 बराबर D है एंड P R2 बराबर X प्लस D है। तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूरी पूरी फाइंड करनी है। तो पूरी दूरी फाइंड करनी है, तो X तो हमने यहाँ तक ले लिया, फिर D बचा को हमने ले लिया, तो X प्लस D, तो हमें पूरा क्या यहाँ से लेना पड़ेगा, मतलब EX और होल हमारा D, तो X प्लस D आपको लेना पड़ेगा। देन हमने इसको एस पीछे वाली तरफ सॉल्व किया, S2P होल स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस X प्लस D का होल स्क्वायर बराबर हाफ। यहाँ से हमने क्या लिया, D स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर हम D का नीचे ले लिया और ये निकल के आएगा S2P बराबर D 1 प्लस एक्स प्लस D का होल स्क्वायर 1 2D स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन इसको 3 मान लिया। यूज बाइनोमियल थ्योरम हमने यूज़ किया, तो अप्लाइंग इन वैल्यूज इन 1, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ की, होल स्क्वायर 1 प्लस होल स्क्वायर एक्स टी अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो स्क्वायर था वो इसमें ऐड हो जाता है, मतलब कहने का ये है कि
1 + x होल की पावर n, तो यहाँ से हमारी होल की पावर 1/2 दे रखा है। इसको हमने क्या किया 1 + n x इसमें ऐड कर ली, तो होल स्क्वायर की जो निकल के आएगा 1/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे किया, जो वाला स्क्वायर है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 + n x 1 + x 1 + n x, और यहाँ से आपका क्या होगा 1/2 घट जाएगा। तो अप्लाइंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ट्राइंगल S2A बराबर D 1 + x + d होल स्क्वायर अपन 2d² माइनस d, मतलब दोनों को हम क्या कर देंगे घटा देंगे 1 + x - d होल स्क्वायर अपन 2d²। यहाँ से हमने क्या किया d हमने दोनों के मतलब ब्रैकेट को खोल लिया, नॉर्मली इसके ब्रैकेट को क्या है ओपन कर लिया, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हमने 1/2d को बाहर ले लिया। ओके, तो यहाँ से आपका स्क्वायर घट जाएगा, क्यों घट जाएगा क्योंकि अंदर d के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो d के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो d प्लस, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगी तो इसके एक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आपका स्क्वायर क्या हट जाएगा और यहाँ से ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो हमने d के अंदर मल्टीप्लाई करके इतनी चीज़ आई, हमने 2d को बाहर ले लिया, फिर हमने दोनों को क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया -d + d है तो आपकी कट जाएंगी। ठीक है, 1/2d को बाहर ले लिया है तो इसको दोनों को होल स्क्वायर खोल दिया, और ट्राइंगल वाला 4xt/2d निकल के आएगा। ठीक है, या ट्राइंगल वाला 2xt/कैपिटल, तो इक्वेशन हमने इसको 4 मान दी। ठीक है, अब इसमें क्या है आपकी पोजीशन निकल से आएगी, तो पोजीशन आपको जो फाइंड करनी है वो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, देखिए इस पर आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम है और आपको फिजिक्स जल्दी जल्दी फाइनल करनी है, तो ये चीज़ मैं आपको इस पर कम समझा दे रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम आपको कॉपी समझा दूँगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो आपको ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, दोबारा आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप से आपको ऐड होना है, व्हाट्सअप में जाना है नोट्स के लिए, तब आपको जो कॉन्टैक्ट करना है 9411009110 पे। ओके, BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए इसमें आपका फर्स्ट लेसन चल रहा है अभी, जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएंगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 5 डिफरेंस आपको मैंने पहले पढ़ाया था। ब्राइट फ्रिंज की 5 डिफरेंस होता है 0, λ, 2 λ, डेट m λ होता है। देन लैम्डा बराबर 2xt/D। ये जो आपका 2xt/D जो होता है वो आपका चला हुआ पाथ हो जाए कि हमने कितनी हमारी जो करंट है टेबल किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने x टेबल किया है। ठीक है, कैपिटल D माध्यम है, आपको 2 प्लेटें दे रखी हैं, दूरी है आपका। ठीक है, तो 2d दूरी है, x टेबल की है तो 2xt/D। तो हमने होल इसकी जो ट्रेवल निकाली है, प्रकाश की ट्रेवल हमने निकालते हैं 2xt/D में। तो आपको टेंशन लेना है कि 2xt/D कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ट्राइंगल वाला 2xt/D फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा बराबर m लैम्डा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं ट्राइंगल बराबर m लैम्डा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम ट्राइंगल बराबर m लैम्डा यूज करते हैं। 2xt बराबर इसके बराबर रखते हैं आपको इक्वेशन 5। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, अब डार्क फ्रिंज के क्या होनी चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए 5 डिफरेंस होता है। देखिए हम सब चीज़ें क्या है 5 डिफरेंस ही सॉल्व करते हैं, तो दैट मीन्स हमको 5 डिफरेंस ही सीखना है। तो डार्क फ्रिंज के लिए 5 डिफरेंस ट्राइंगल बराबर λ/2 इंटू 3 λ/2 होता है, डेट इज m - 1/2 1/2 लैम्डा होना चाहिए। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों के बारे में मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी सेकंड वीडियो, उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में आपको सब कुछ ध्यान से समझना है। तो ट्राइंगल बराबर 2xt/कैपिटल D आ गया। फॉर डार्क फ्रिंज ट्राइंगल बराबर m - 1/2। तो देखिए हमने ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, तो इसका जो मेन होल निकल के आया तो m की जगह कोई वैल्यू रखी है। ठीक है, m की जगह हमने क्या कर दिया m बराबर 1 पुट किया। ठीक है, तो हमारा 1 - 1/2 तो मतलब 2 माइनस मतलब 1/2 आ गया, तो मतलब λ/2 आ गया। फिर आपने 2 पुट किया, फिर इतना आ जाएगा, 3 पुट किया इतना आ जाएगा। तो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए λ बराबर m - 1/2 लैम्डा होता है। तो इसके बराबर हमने रख दिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू जब फाइंड की यहाँ से, तो ये तो इसमें चला जाएगा तो m - 1/2, और ये अपना d, तो ये वाला d है इधर चला जाएगा, और ये वाला नीचे अपन 2 d आएगा। तो 2d λ/2d x हमने फाइंड किया, इक्वेशन 6 मान ली। फिर m बराबर ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, तो m के यहाँ पर m आपकी ऑर्डर ऑफ फ्रिंज हो गई। ठीक है, 2 क्रमागत ब्राइट है, 2 क्रमागत डार्क फ्रिंजेस के बीच डिस्टेंसेस को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो डार्क है 2 ब्राइट के बीच की दूरी होती है, फ्रिंज के बीच की दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं डिस्टेंस को, जिसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको w से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको यही समझाया था। अब आपका कि फ्रिंज चौड़ाई बराबर डिस्टेंस बिटवीन 2, अधिक फ्रिंज चौड़ाई बराबर क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंस्ट्रक्टिव मतलब लगातार ब्राइट और डार्क फ्रिंज, तो 2 डार्क के ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या होता है चौड़ाई होती है। बीटा बराबर x m+1। देखिए हम क्या लेते हैं m+1 का मतलब है कि आपकी मतलब एक स्लिट है। ठीक है, एक फ्रिंज चौड़ाई, तो उससे अगली चौड़ाई के लिए लेते हैं, तो एकदम निकाल सकते हैं कि एक दूरी मतलब आपको कोई भी दूरी फाइंड करनी, तो हमने एक दूरी ली, फिर आगे वाली दूरी ली, उसमें से उसको माइनस कर दिया तो हमारी एक दूरी निकल के आ जाएगी। ऐसे हमने किया कि m जो आपकी फ्रिंज है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है उसको हमने एक एक्स्ट्रा लिया, तो x और x m+1 माइनस x m+1 x की वैल्यू फोन लगा दी d λ/2d माइनस d λ/2d, जो x की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है। d λ/2d कॉमन ले लिया, m+1 माइनस m आ जाएगा, बीटा और d λ/2d m से m कट जाएगा, और आपको ओनली कितना हो जाएगा इंटू +1 हो जाएगा, तो इंटू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो ये फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है जिससे निम्नलिखित रिजल्ट प्राप्त होता है। जो चीज़ हमने अभी तक कंसल्टेंट की उससे जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वो हमारे इसमें लिखने हैं। तो एवं एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एम नहीं है, अतः सभी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के लिए फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है। तो इसमें आपको क्या है कि एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ फ्रिंज मतलब एम नहीं है, तो सबके लिए क्या होगा, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, सेम होगी। तो ब्राइट है चाहे आपकी डार्क है फ्रिंज दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है। उसके बाद एवं एक्सप्रेशन से क्लियर है कि बीटा वो है जो लैम्डा से क्या है समानुपाती होता है लैम्डा, क्यों, वो बीटा समानुपाती किसके, लैम्डा के। अतः रेड कलर की लाइट लैम्डा बराबर 7800 एंगस्ट्रॉम के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक किसकी होती है, रेड कलर की, आपको याद रखने वाली बात है, और सबसे ज़्यादा भविष्य के लिए क्वेश्चन पूछी जाती है। सबसे कम प्राप्त होती है, ठीक है, हाँ अधिक। और वायलेट कलर के लिए लाइट इतनी कम फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त होती है। वायलेट का मतलब सभी कलर आ जाते हैं, और 4000 एंगस्ट्रॉम एवब के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। तो जितने भी वायलेट कलर होते हैं आपके उसके लिए हमें कितनी 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एवब एक्सप्रेशन से क्लियर है कि बीटा लैम्डा डी अथा स्लिट सेशन S2 से स्क्रीन XY की डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फ्रिंज चौड़ाई की इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रिंज चौड़ाई इसकी कब होगी, हम XY से इसकी क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई भी इंक्रीज होगी। तो बीटा समानुपाती किसको होगा, कैपिटल डी के, ठीक है। उसका आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुविकल्पी के लिए क्वेश्चन पूछा था, यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपको सही से समझाता हूँ कि एवब एक्सप्रेशन क्लियर है कि बीटा अन्य क्रमानुपात मतलब आपका कितना होगा, बीट क्रमानुपाती होगा 1/2 का था सॉलिड स्लिट्स S1 और S2 के बीच की डिस्टेंसेज डिक्रीज करने पर, देखिए अपॉन में है, ठीक है, बीट क्रमानुपाती है तो इसका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज करने पर फ्रिंज चौड़ाई इंक्रीज होती है। तो इसको हम डिक्रीज किया और फ्रिंज चौड़ाई में क्या होगी, इंक्रीज होगी। नॉट यदि एक्स और एम डी लैम्डा अपॉन 2D में एम बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। देखिए एम बराबर 0 पुट करी तो एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज या सैंडल फ्लैट फ्रिंज कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज या जीरो ऑर्डर सैंडल फ्लैट फ्रिंज किसे कहते हैं, जब एक्स बराबर 0 एम बराबर 0 प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। BSc फिजिक्स में आपको और फर्स्ट ईयर मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। आपको नोट चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता दिया था, एक बार फिर से ओनली 9491009110। यहाँ के मुझसे आप व्हाट्सएप मैसेज ले सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर समझ नहीं आएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।